गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चुनावी व्यस्तता के कारण इतने दिन अपनी क्लासें नहीं हो पाई। एक लंबे समय के बाद अपन एक बार पुनः अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अपने सरयू पुस्तक में जो गद्य खंड है उसमें अपन गुल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित जो कहानी है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें कवि परिचय अपना हो चुका है। गुल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद, जिसका एक वीडियो भी मैंने डाल दिया है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी हुई है। जो आप देखोगे तो आपके पूरी कहानी है वो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। और उसके साथ अपन ये अपना जो पाठ है, कहानी जो है वो भी पढ़ लेते हैं। गुल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद। कवि परिचय अपना हो गया था और पाठ परिचय भी अपन ने कर लिया था। फिर भी अपन एक बार पाठ परिचय पुनः देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रस्तुत कहानी गुल्ली डंडा में बचपन की यादें संजोई गई है। कहानी बड़े कौशल से इस सच्चाई को चरितार्थ करती है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। कहानी में कथानायक और गया दोनों बाल सखा है। दोनों ही बाल अवस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। कथानायक जो कि थानेदार का लड़का था। अब देख लेना कथानायक कौन है इसमें। कथानायक, इस कथा का जो नायक है, मुख्य जो किरदार है वो है कथानायक, थानेदार का एक लड़का। दांव देने के विवाद में गया के हाथों पिट भी गया था, परंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की। 20 साल बाद कथानायक, जो अब इंजीनियर हो गया है, उसी गांव में आता है। यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है और उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है। उसके बहुत आग्रह पर गया खेलता तो है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथानायक को नज़र नहीं आती है। यहाँ कथानायक सोचता है कि उसकी अप्सरी गया और उसके बीच दीवार बन गई है। यह दर्शाते हुए कहानी का समापन हो जाता है। अब अपन देखते हैं मूल पाठ। पूरी कहानी आएगी मूल पाठ में। हमारे अंग्रेज़ दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। तो सब खेलों का राजा किसे बताया गया है? गुल्ली डंडा को। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लोन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थाप्पी की। कहने का मतलब अन्य जो महंगी सामग्री आती है उनकी आवश्यकता गुल्ली डंडा खेल है उसमें नहीं होती। ये प्रश्न भी आएगा आगे। यानी यह सबसे कम खर्चीला खेल है। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। कहने वाले इसमें कम खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 खिलाड़ी हो तो भी खेल शुरू हो जाता है। ये खास विशेषता है इसकी। दूसरी, विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये महंगे खेल है। दर यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर्ट फिटकरी के चोखा रंग देता है। कब इंग लगे ना फिटकरी रंग चोखो दे, यानी कि कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं, आनंद भी ज़्यादा आता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। ज़्यादातर अपन देखते हैं क्रिकेट और जो महंगे महंगे खेल है ना, उस पे ज़्यादा ध्यान, और अपने भारतीय या अपने खुद के जो खेल है उनको हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे गुल्ली डंडा है, कबड्डी है, इन सब में भी अपन पिछड़ते जा रहे हैं। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फ़ीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेज़ी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मंडते हो?
व्यसन का मतलब नशा होता है, एक प्रकार का नशा है क्रिकेट वगैरह, ये जो महंगे खेल है ना उनका। और एक्चुअल पूछा जाए तो आजकल सारे गेम है वो भी क्या है, मोबाइल पे खेले जाने लग गए हैं। इसलिए थोड़ा खेल वगैरह उसमें भी रुचि हमें जैसी हो रखनी चाहिए, शारीरिक मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, गुल्ली डंडा से आंखें फूट जाने का भय रहता है, तो क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। कल लोग कहते हैं कि गिल्ली डंडा है उससे आँख फूट जाती है, क्योंकि वो गिल्ली है, वो जब मारते हैं तो हो सकता है कई बार आँख में भी लग जाए। लेकिन खेल कोई भी हो, अगर भय रहता है तो रहता ही है, क्रिकेट में भी तो रहता है ना। ये है। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थाप्पी को वैसाखी से बदल बैठे। तो थाप्पी जो होती है ना, उससे वैसाखी मतलब विकलांग हो गए एक प्रकार से खेलते हुए। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती हैं, और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोंचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश नहीं थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़े रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है, और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। खेल में मतलब पधाना होता है ना, वो न नहाने की सूध है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। कहने मतलब जो कथानायक है वो ये बता रहा है कि मुझे गुल्ली डंडे से इतना प्रेम था कि मुझे कोई सूध नहीं रहती थी, और ये सबसे ज़्यादा मतलब मिठास सा ही एक प्रकार से आता था मुझे गुल्ली डंडा खेल खेलने में। दुनिया भर की सारी मिठास है वो इसमें ठीक है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही जल्लाट गुल्ली कैसी ही हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। तो कहने का मतलब गया वो कौन था, गुल्ली क्लब का चैंपियन था, जिसकी तरह वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। कहने मतलब खेल खेलते थे ना, तो मतलब सब ये चाहते थे कि ये हमारी टीम में हो, हमारी साइड में हो, तो जिसकी तरफ वो हो जाता था, कहने का मतलब इतना खतरनाक, इतना शानदार अच्छा खिलाड़ी था कि जिसकी तरफ हो गया वो जीतना तय था, ये मानो। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोहिया बना लेते थे कि उसका दूर से स्वागत, हाँ ठीक है तू मेरी तरफ है, इस प्रकार से। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे, वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते थे, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली। कहने मतलब वो पदा रहा था, खेल रहे थे ना, तो एक बैटिंग करते हैं तो दूसरा फील्डिंग, क्रिकेट में जैसे, तो फील्डिंग प्रकार से ही एक ये पदाना होता है, तो वो हो रहा था क्या। तो खेल मतलब बैटिंग करना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन फील्डिंग में जोर आता है, तो वैसा ही इसके साथ हो रहा था। तो क्या मैंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली,
जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था कि ना मुझे आउट करके फिर ही जाना गया। मैं घर की ओर भागा। अब ये कथानायक है वो कह रहा है कि मैं घर की ओर भागा गया। अनुनय विनय पर का कोई असर नहीं हुआ। मैंने बहुत विनती की, अनुनय विनय किया, लेकिन गया पर कोई असर नहीं हुआ कि नहीं मेरा दाव हो तो दे के जाना पड़ेगा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने के बेर क्यों भागे जाते हो? कि मुझे तो पदा लिया गया, अब तुम्हारा तुम्हारा नंबर आया पदने का, तब भागे जा रहे हो गए, क्यों भागे जा रहे हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। कथानायक कह रहा है कि तुम दिन भर पदाओगे तो क्या मैं दिन भर पदता रहूं? कि हाँ, तुम्हें दिन भर पदता रहना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लेते हो। कथानायक कहता है कि ले मैं घर जा रहा हूँ, देखो तुम मेरा क्या कर लोगे। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है, दांव दिया है, दांव लेंगे। कैसे घर नहीं जाने देंगे, ना खाने जाने देंगे ना कुछ और करने जाने देंगे। दांव लिया है, दांव देख के जा गए, चाहे शाम हो जाए। अब देखो कथानायक आगे क्या कहता है, मतलब बहुत ही हास्यास्पद कहता है कि अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था वह लौटा दो। अब मतलब कई बार क्या होता है, अपन कोई बात आती है तो अपन पुरानी बात लेके आते हैं कि हाँ वो कल वाला मेरा अमरूद दो, कल मैंने अमरूद खिलाया था वह लौटा दोगे। वह तो पेट में चला गया। गया कहता है कि वह तो मेरे पेट में चला गया। निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? तुमने दिया था तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने न गया था। गया कहता है कि मैं तुमसे मांगने नहीं गया था, तुमने दिया तब खाया मैंने। क्या जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। कि मेरा अमरूद जब तक नहीं दोगे तब तक मैं दाव नहीं दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। क्या स्वार्थ पर कि उसे अमरूद खिलाया होगा? क्या कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? कि निस्वार्थ थोड़ी ना कोई ऐसे इसलिए किया था मैंने। भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देखकर तो लोग खून पचा जाते हैं। अब ये आप आज की जो अपनी आधुनिक भ्रष्टाचार है उसकी ओर इंगित कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कि ये रिश्वत जो होती है ना, वैसे ही एक प्रकार से अमरूद खिलाना वो स्वार्थ के लिए था और वो एक प्रकार की रिश्वत थी। वैसे ही हम मतलब देखते हैं कि स्वार्थ पर लोग रिश्वत देकर पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। तो ये है, तो आज की ओर आधुनिकता की ओर इशारा है। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। क्या तू इधर आ, तू दांव दे के जा, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। क्या मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी। कथानायक कह रहा है कि मैंने उसे गया को गाली दी। उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया। अब कमज़ोर होते हैं वो क्या करते हैं, दांत से काटते हैं। मैंने उसे दांत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला नहीं कर सका। क्या रोने लग गया तो पता नहीं घर वाले आएंगे। एक प्रकार का अस्त्र ही हो गया है कि गया है मेरे इस अस्त्र का मुकाबला नहीं कर सका। भागा, गया भागा वहाँ से। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुँचा। कह लो पिंड छुटा।
रो रहा कि कैसे पिंड छुटा गए। तो घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन मेरे घर में किसी से शिकायत नहीं की। अपन देखते हैं खेल के आकर ज़्यादातर क्या करते हैं, अगर हो गया झगड़ा तो ठीक है, घर वालों को नहीं बताएंगे वरना और 2-4 पड़ेंगे, है ना। उस चक्कर में क्या किसी को नहीं बताया। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। अब इतने में क्या है, पिताजी का क्या हुआ, तबादला हो गया। उनके पिताजी थानेदार थे, कथानायक के, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो मैं भी कोई नई जगह के, हाँ पता नहीं वहाँ जाएंगे तो नई दुनिया देखेंगे, उस खुशी में एकदम खुश हो गया क्या। जो हमजोली मतलब जो दोस्त लोग जिनके साथ खेलता था ना, उनसे बिछुड़ने का गम है वो भी मैं भूल गया क्या। पिताजी दुखी थे। यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मूल्य की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था, कहने मतलब लगाव सा अच्छा हो गया था मोहल्ले की जो औरतें थी उनसे। लेकिन मारे खुशी के फूला न समाया था कि मैं लेकिन प्रसन्न था एकदम। लड़कों से जीट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं, कहने मतलब बढ़ाई ठोक रहा था अपनी। वहाँ से अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। क्या वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं, वहाँ तो कोई मारता पीटता भी नहीं है स्कूलों में, और वहाँ अगर कोई मारे तो सीधा उसे जेल जाना पड़ेगा, ऐसा डींगे हाँक रहा था। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाहों में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। वो सब मुझे सुन रहे थे कि बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है। ये विशेष इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों में विशेष बात क्या होती है कि मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति विशेष बात होती है बच्चों में। ये प्रश्न भी आया है अपने। तो बच्चों में खास बात ये होती है कि वो मिथ्या को क्या मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। मिथ्या को सत्य बनाने की शक्ति, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उज्जड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। कि वो ऐसे सोच रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियर पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। अब 20 साल बाद, अब वो वहाँ से उस टाइम तो चला गया, 20 साल बाद वापस क्या है, वो क्या बन जाता है, इंजीनियर पास कर लेता है और इंजीनियर पास करने के बाद उसी कस्बे में आता है। और जो डाक बंगला मतलब ठहरने के जो गेस्ट हाउस वगैरह स्थान जो होते हैं ना, उन स्थान में वो डाक बंगले में आके ठहरता है। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। पुरानी यादें ताज़ा हो गई, कस्बे की सैर करने पुनः निकला। आँख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवाय वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। इस प्रकार से अपनी याद मतलब जो पुरानी यादें हैं उसकी ओर लेखक है, उसकी ओर उनका ध्यान जा रहा है। अब अपना शेष जो रह गया है वो अपन अगली कक्षा में कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।